नमस्कार, मैं राकेश कुमार, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी सीरीज कर रहा हूं और मैंने आरंभ भूगोल विषय से किया है, ज्योग्राफी से किया है और आज मैं चैप्टर 6 क्लास 6 का चैप्टर 6 जो अध्याय नंबर 6 है उस पर मैं बात करूंगा। उसकी मैं चर्चा करूंगा, उसके जो कंसेप्ट संकल्पनाएं हैं उस पर बात करूंगा और आपको मैं आज पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ है उसके बारे में कंसेप्ट के स्तर पे और कुछ जो फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, दोनों के स्तर पे बात करूंगा। जैसा कि पिछले 2 क्लासेस में हमने जो है पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें हमने चर्चा की थी भूमंडल का, लिथोस्फीयर का, उसमें हमने चर्चा की थी जलमंडल का, हाइड्रोस्फीयर का, उसमें हमने चर्चा की थी एटमॉस्फेयर का यानी वायुमंडल का और उसी में हमने चर्चा की थी जीवमंडल का। तो आपको समझ कितनी बनी है उस पर जरा चलते चलते एक सवाल हो जाए, आगे इस चैप्टर में आगे जाने से पहले उस पर एक सवाल हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, जो उसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% है, अगर वह प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ होता तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव था? हाँ या ना में इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक सवाल। दूसरा, जो मैंने वायुमंडल के लेयर्स पढ़ाए थे और मैंने उस वीडियो में टाइप्ड फॉर्म में मैंने उसे लिखा भी था, तो उसमें जो आयन मंडल होता है उसको अंग्रेजी में उसका अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी क्या है आप जरूर बताएंगे। तो आइए इन सवालों के बाद हम चलते हैं चैप्टर 6 में पृथ्वी के प्रमुख स्थलों। जैसा कि आप पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी गतिमान है और यह धीरे धीरे गति होती है। पृथ्वी का जो स्वरूप है वह ऐसा नहीं कि सब जगह फ्लैट ही है, सब जगह समतल है, या ऐसा नहीं है। आप जहां रहते हैं मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको समतल दिखाई पड़ता है। इस मैदान में भी कई तरह के स्वरूप है। इसी तरह अगर संपूर्ण भूमंडल की बात करें तो इस भूमंडल में काफी उचावच है और इस तरह के उचावच जो है, इस तरह के जो उचावच हैं की हम चर्चा करेंगे। इस तरह के रिलीफ्स जो है पाए जाते हैं। यह जो इस तरह का रिलीफ्स है इसमें आप देख रहे हैं कि जो सामान्य धरातल से, यह सामान्य धरातल है, यह मैदान है, यह वाला जो एरिया है मैदान है, और सामान्य धरातल से यह ओशन वाला एरिया है। सामान्य धरातल से जब आप देख रहे हैं तो यह लैंड जो है एलिवेटेड है और यह लैंड इससे भी ज्यादा एलिवेटेड है। तो यह जो समतल क्षेत्र आपको दिख रहा है इसी को हम लोग प्लेन कहते हैं, इसी को हम लोग मैदान कहते हैं। और मैदान से जो आप देख रहे हैं कि एक ढाल के साथ ऊंचाई ग्रहण किए हुए है और ऊंचाई में आप इसके जो बीच वाला सेक्शन देखते होंगे वह टेबल के आकार का है, टेबल लैंड के आकार का है। वैसी जो स्थलाकृति होती है जो सामान्य धरातल से जो एलिवेटेड होती है, जो ऊंचे होते हैं, ऊंचावच जिसमें पाया जाता है और उसके बीच की आकृतियां टेबल के आकार के होते हैं, किनारे काफी ढाल होते हैं, तीव्र ढाल है और यह जो है 600 मीटर्स के आसपास की ऊंचाई यानी एवरेज जो है, अगर हम एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर से ज्यादा की होती है। ऐसे स्थलाकृतियों को वो क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। और इस प्लेटू को अगर हम देखें तो यह एक पर्वत, इस प्लेटू से अगर हम देखें तो यहां पर यह वैली है
घाटी है, और घाटी के बाद आप देख रहे हैं कि एकाएक बहुत तीव्र ढाल के साथ ये स्टीप स्लोप है, तीव्र ढाल है, और यहां पर आप ऊंचा पे आएंगे तो यह पीक वाला एरिया है। पीक मतलब चोटी, और यह ढाल स्टीप है, काफी पंजेंट है। और यह जो आप टिप देख रहे हैं, जो पीक देख रहे हैं, यह क्या है? कोनिकल फॉर्मेट का है, शंक्वाकार है, कोनिकल है, शंकु के आकार का है, और शंक्वाकार है। और यह 1000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी होती है? 1000 मीटर से ज्यादा होती है। ढाल कैसी हो रही है? तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल को अंग्रेजी में स्टीप स्लोप कहते हैं, और इस तीव्र ढाल वाले 1000 मीटर से ज्यादा औसत ऊंचाई वाले जो लैंडफॉर्म्स है, जिसके पीक जो है या तो कोनिकल होते हैं या फ्लैट भी हो सकते हैं, इस तरह के, या तो कोनिकल होते हैं या फ्लैट भी हो सकते हैं। इस तरह के जो स्थलाकृति पाई जाती है, जिनका औसत ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा, जिसके ढाल स्टीप हैं, तीव्र हैं, पीक जो है इस तरह के या तो कोनिकल होंगे या फ्लैट होंगे, ऐसे आकृतियों को, ऐसे लैंडफॉर्म्स को हम लोग पर्वत कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। कोई ऐसी स्थलाकृति जो कि सामान्य धरातल से एलिवेटेड होते हैं, उच्चावच लिए होते हैं, जिसके ढाल तीव्र होते हैं। यहां भी ढाल क्या है? तीव्र है। ढाल कैसी है? तीव्र है, स्टीप है, स्टीप स्लोप है। और लेकिन जो बीच का भूभाग है, जो बीच का इसका सरफेस है, वह टेबल के आकार का है, टेबल जैसा फ्लैट होता है उस आकार का है। तो ऐसे स्थलाकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। इसके बाद जो सामान्य ऊंचावच लिए हुए, जो समुद्र तल से लगभग 200 मीटर के आसपास, यह समुद्र तल है, इस समुद्र तल से 200 मीटर से के आसपास की ऊंचाई का जो सामान्य भूभाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। यही प्लेन है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, और यह लगभग समतल होता है। फ्लैट होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। इसको हम लोग प्लेन कहते हैं, PLAIN, और यही प्लेन हिंदी में मैदान कहा जाता है। इसी तरह के जो रिलीफ्स हैं, जो उचावच है, पाई जाते हैं, इसी तरह के रिलीफ्स पाए जाते हैं स्थल पे। और ये जो स्थल या भूखंड पे जो इस तरह के उचावच पाए जाते हैं, इस तरह के जो रिलीफ्स पाए जाते हैं, इसी को हम लोग जो है देख सकते हैं कि प्रमुख लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं, प्रमुख स्थल रूप का निर्माण करते हैं, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, मुख्य रूप से हम उसको देखते हैं। आपके मन में यह बात आनी चाहिए कि आखिर पृथ्वी के सतह पर जो ये उचावच पाए जाते हैं, जो इस तरह के पर्वत आपने देखे, फिर फ्लैट मिडलैंड वाले जो प्लेटू आपने देखे, इसके बाद आपने जो है प्लेन्स को देखा, तो ये उचावच आखिर बनते कैसे हैं? इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? तो पृथ्वी में जो है दो तरह के प्रोसेस होते हैं, दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। एक जो है पृथ्वी के इनसाइड काम करता है, ये अर्थ है, अर्थ के इनसाइड कुछ फोर्सेस काम करते हैं, और इस फोर्सेस की वजह से पृथ्वी के जो स्थल है, वह भूखंड है, अगर यह पृथ्वी को वैसे फ्लैट ले, तो यहाँ पर जो भीतर से काम करने वाले जो फोर्सेस है, इसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं। इंटरनल फोर्स कहते हैं, आंतरिक बल कहते हैं। और इस आंतरिक बल की वजह से जो आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं,
आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं, इस आंतरिक प्रक्रियाओं से भी अस्थल रूपों का निर्माण होता है। जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वह बनते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठा हुआ कि आखिर जो इंटरनल फोर्स पृथ्वी में कैसे फोर्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि इस धरातल के नीचे जो वोल्केनिक प्रवाह होता है, ज्वालामुखी का प्रवाह होता है एक, और दूसरा आगे के क्लासेस में आप देखेंगे कि यह जो पृथ्वी का ऊपरी पट्टी है, भूपर पट्टी, इसके नीचे एक लसलसा पदार्थ है और इसी के ऊपर यह जो है ऊपर का भाग कई प्लेटों में बटा हुआ है और यह इस पे गतिमान है। जब गतिमान है, मान लिया जाए यह प्लेट है और यह गतिमान है और इधर से भी एक प्लेट है, यह गतिमान है, तो दोनों में अगर टक्कर होगा तो टक्कर होने से यह इस रूप में, दोनों में जब टक्कर होगा तो यह टकराने के बाद से मान लीजिए यहाँ आया, यहां से टकराने के बाद से इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण कर लेगा। यह जो स्थलाकृति बनेगा यह पर्वत का, माउंटेन का रूप ले सकता है, यह प्लेटू का रूप ले सकता है, पठार का रूप ले सकता है। इस तरह से अगर मान लिया जाए कि यह लावा जो भीतर की ओर प्रवाहमान है, वह लावा अगर पृथ्वी के इस सेक्शन को तोड़ दे, क्रस्ट के इस हिस्से को तोड़ दे, तो यह लावा ऊपर की ओर निकलेगा, ऊपर की ओर निकल करके इस तरह से जमा होते जाएगा और इस तरह से एक स्थलाकृति बनेगी जो वोल्केनिक होगा। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरनल फोर्स है उसके चलते भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, स्थलरूपों का निर्माण होता है, और जो बाह्य फोर्स है, जो अब हमने कहा कि मान लिया जाए कि यह लैंड फॉर्म है या पर्वत है, इस पे विंड, इस पे जमे हुए जो ऊपर के ग्लेशियर्स हैं इस पे काम करेंगे, इस पे जो जब बहने वाली इसकी नदियां हैं, रिवर्स हैं, रिवाटर्स हैं, यह इस पे काम करेंगे और काम करने के बाद एक्सटर्नली यह फोर्सेस जो है, इसके फोर्सेस इस पे काम करेंगे और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल प्रोसेस के रूप में कन्वर्ट होगा और इस एक्सटर्नल प्रोसेस से इनका आकार कटेगा, कट करके एक अलग तरह के स्थलाकृति का निर्माण करेंगे और यहां से जो कटने वाले यानी इरोजन जो कटेंगे और आकर के कहीं जमा होंगे। मान लिया जाए कि यहां से कटा और नदियां जो है बहा करके मलबा लाई और यहां पर डिपोजिशन कर दी, यह जो जमा होने की वजह से यहां पर इरोशन हुआ, अपर्दन हुआ। यह अपर्दन बाह्य प्रक्रिया का हिस्सा है, एक्सटर्नल प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें विंड, ग्लेशियर्स, वाटर्स काम करते हैं और इस इरोजन के फलस्वरूप यहां से मलबे है, डेब्रिस है, यह आकर के यहां पे जमा हुआ, यहां पे जमा हुआ और जमा होने की वजह से जो डिपोजिशन हुआ, इस डिपोजिशन की वजह से निक्षेपण, डिपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निक्षेपण, जमा होना, निक्षेपण की वजह से एक प्लेटफॉर्म बना जो कि प्लेन है, मैदान है। तो आपने देखा कि जो लैंडफॉर्म है वह पृथ्वी के दो तरह की प्रक्रियाएं जो होती है, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया, उसकी वजह से बनते हैं। तो हम लैंडफॉर्म के निर्माण के कारकों को देखें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। स्थलाकृतियों के निर्माण के कारक की प्रक्रिया कह दें या कारक कह दें, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। आंतरिक प्रक्रिया इंटरनल प्रोसेस और दूसरा जो है बाह्य प्रक्रिया। एक्सटर्नल प्रोसेस।
मैंने बताया कि किस तरह से पर्वत और पहाड़ों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, और कैसे जो है मैदानों का निर्माण होता है, जो इरोजन और इरोजन के बाद जो है जो बाह्य रूप में काम करते हैं, अपर्दन करते हैं, उसके कारक काट काट करके फिर इसका डिपोजिशन होता है, इससे भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसमें मैदान मुख्य रूप से है। फिर पर्वत और पठारों के स्वरूप में भी चेंजिंग आती है। तो हमने इसको देख लिया और इस प्रक्रिया का हमने 2 स्तर पर कैटेगराइजेशन किया है। अब इसमें जो आंतरिक प्रक्रिया की वजह से बनने वाले एक पर्वत हैं और पठार हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर्वत के बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। माउंटेन्स, इसको ध्यान से समझिएगा। हम माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। हमने कहा कि पर्वत क्या होते हैं, जो कि धरातल से लगभग 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई प्राप्त किए रहते हैं। कि औसत ऊंचाई कितनी होती है, अभी हमने बताया है 1000 मीटर से ज्यादा। और इनके जो ढाल होते हैं वह ढाल कैसे होते हैं, स्टीप होते हैं, यानी तीव्र ढाल होते हैं। और इस तीव्र ढाल वाले जो स्थलाकृतियां हैं जिनकी ऊंचावच इस तरह की होती है और यह जो आकार लिए होते हैं, इन्हीं को हम लोग पर्वत कहते हैं। पर्वत तो आपने समझ लिया, इसको माउंटेन कहते हैं। अभी हमने पर्वत के बारे में जाना कि कैसे उसकी ऊंचाई जो 1000 मीटर से ज्यादा होती है, कैसे उसके स्टीप जो है ढाल स्टीप होते हैं। अब पर्वतों के प्रकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है ब्रह्मोत्स पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड वन इज वॉल्केनिक माउंटेन। इसी 3 तरह के जो है पर्वत पाए जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अब फोल्ड माउंटेन क्या है। जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं, मान लिया जाए कि यह प्लेट है, प्लेट आगे पढ़ना है आगे क्लासेस में, अभी आप समझ लीजिए कि यह प्लेट है जो गतिमान होता है और पृथ्वी के ऊपर पट्टी के साथ का जो एरिया होता है लगभग 35 किलोमीटर की मोटाई वाली होती है। तो यह प्लेट है और यह प्लेट आपस में इस तरह से टकराता है। तो टकराने के बाद जब 2 प्लेट आपस में टकराएंगे तो इस तरह की स्थिति जो है उत्पन्न होगी, यह फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो पर्वत बनेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अब इसको हम इस रूप में दिखाया है कि यहां पर एक प्लेट और दूसरा प्लेट इधर से गतिमान है और इधर से गतिमान है। जब आपस में टकराए, आपस में टकराने के बाद इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण हुआ और यही जो स्थलाकृति है, यह प्लेट, यही जो स्थलाकृति है, यही जो माउंटेन है जिसकी ऊंचाई 1000 से ज्यादा मीटर हो जाती है और जिसके ढाल स्टीप होते हैं, यह जो फोल्डेड आकृति है इसी को हम लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। एक फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो भारत में इस वाले हिस्से में यह जो स्थलाकृति है जो हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन जो है यह फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। यह दुनिया का यंगेस्ट वर्ल्ड्स यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन, और आपको आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि 3 लगातार ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक 3 लगातार पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं जिसे हम लोग पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, माउंटेन रेंजेस के नाम से जानते हैं। माउंटेन रेंज किसको कहते हैं, मैंने कल ही बताया था, जब कई माउंटेन्स लगातार ऐसे होते हैं तो यह श्रृंखला जो बनती है इसी को हम लोग माउंटेन रेंज कहते हैं। दुनिया का
यंगेस्ट यानी सबसे युवा बलित पर्वत के रूप में हिमालय है। उसी तरह से अगर अरावली पर्वत की बात करें, अरावली पर्वत की बात करें, यह दुनिया का, यह भारत में है, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक का इसका विस्तार है, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जो रिज वाला एरिया है उसी का विस्तार माना जाता है। यह भारत में है, एक लंबी श्रृंखला थी और बहुत पुरानी है, दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। यह दोनों सवाल आपसे पूछा जाता है, अरावली के बारे में भी, दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत कौन है, और दुनिया की सबसे यंग युवा फोल्ड माउंटेन का कौन है, यह भी पूछा जाता है। तो आपके मन में सवाल यह भी आना चाहिए कि क्या हिमालय ही एक फोल्ड माउंटेन है, क्या अरावली फोल्ड माउंटेन है? सभी महाद्वीपों में जो नवीन पर्वत हैं, जितने भी नवीन पर्वत हैं, वो सब के सब, जैसे अगर हम बात करें तो यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाला यूराल, यूरोप का आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में हमने दिखाया था रॉकीज जो कि पश्चिमी तट पे स्थित है, उसी पर्वत श्रृंखला के रूप में है। दक्षिण अमेरिका में हमने एंडीज को बताया था, ठीक है। अफ्रीका में हमने जो है एटलस को बताया था। ये सारे के सारे जो माउंटेन्स है वह फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। अब आपको समझ में आ गया होगा फोल्ड माउंटेन कहते किसको हैं और कौन कौन से इसके उदाहरण है, किस किस महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत फोल्ड माउंटेन है। तो आपको दो स्तर पे इसे सवाल बन सकते हैं। तो एक तो पर्वतों के नाम दिए रहेंगे, उससे पूछा जा सकता है कि किसके उदाहरण है, विच वन। तो आप फोल्ड होगा, अभी तीनों पर्वत पढ़ लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। और दूसरा जो है, एक तरफ माउंटेन्स दिए रहेंगे, दूसरे तरफ जो है कॉन्टिनेंट्स दिए रहेंगे, आपको मैच कराने के लिए पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स पे। ब्लॉक माउंटेन्स को अगर आपको समझना है तो यह इस रूप में आप समझ सकते हैं। यहां से अगर जो है बीच का खंड, आप देख रहे हैं यहां से बीच का खंड, यह जो बीच का खंड है अगर नीचे की ओर स्लाइड कर गया, यह स्लाइड कर गया, ये वाला खंड स्लाइड कर गया, यहां पे कोई दरार आई और इस दरार के कारण यह जो है वह अपने जगह पर स्थिर रहा। ये जो खंड है अपने जगह पर स्थिर रहा और बीच का खंड इस तरह से नीचे सरक गया। यह जो माउंटेन आया इसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, बीच में ब्लॉक हो गया। यह जो बचा ऊपर का हिस्सा है इसको हॉट्स कहते हैं, ये जो RST, इसको ग्रेवेन, जो नीचे वाला हिस्सा है यह, इसको हम लोग ग्रेवेन कहते हैं, GRAVEN। और यह जो ऊपर वाला हिस्सा हुआ यह भी हॉस्ट हो गया, HORST। दूसरा जो है निर्माण का तरीका यह हो सकता है कि अगर यह वाला हिस्सा नीचे हट जाए और यह वाला नीचे स्लाइड कर जाए तो बीच का यह हिस्सा इस तरह का रहेगा, यह इस तरह का जो पर्वत बनेंगे यह हॉट्स हो गया, यह ग्रेवेंस हो गए, एक ग्रेवेन यहां और एक यहां। यह जो
पर्वतों का यह विशेष प्रकार है, इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बीच में, धरातल के बीच में दरार आने की वजह से जब दो खंड आपस में, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक खंड यहाँ नीचे की ओर खिसक रहा है और एक खंड यहाँ नीचे खिसक गया और यह अपने स्थान पे स्थिर रह गया, यानी ब्लॉक कर गया। दूसरा आपने देखा कि यह खंड और यह खंड स्थिर रह गया था। अगर इसको हम ए, बी और सी की बात करें तो यह दोनों खंड स्थिर रह गया था और यह इस दरार के सहारे प्लेट में स्थल खंड में टूटन के सहारे यह खिसक करके स्लाइड करके नीचे आ गया था और यह जो एक स्थलाकृति बनी इस तरह की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। राइन नदी घाटी जो है, जो कि जर्मनी से होकर के बढ़ती है, वो जर्मनी से होकर के बहने वाली, यूरोप से होकर के बहने वाली जो नदी है राइन नदी घाटी जो है वह ब्लॉक माउंटेन का, राइन रिवर वैली, यह ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। यानी उस रिवर, जो राइन नदी जिस घाटी से, जिस वैली से होकर के बहती है, वह ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण है और इसी में बहती है। दूसरा जो है बॉस्जेस जो माउंटेन है वह भी, यह यूरोप के माउंटेन्स हैं और यह भी ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है। तो इस तरह से आपको ब्लॉक माउंटेन्स भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको वोल्केनिक, जो ज्वालामुखी पर्वत है, उसके बारे में पहले कंसेप्ट और फिर कुछ उदाहरण के साथ इसको समझाने का प्रयास करूंगा। यह पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल से भीतर जो है लावा का प्रवाह होता है और इस लावा के प्रवाह में यह लावा गतिमान होता है और पृथ्वी के सतह पर यह आकर के टकराता है और जिस कमजोर सतह को यह तोड़ देता है, कमजोर सतह को तोड़ देता है तो लावा बाहर की ओर बहने लगता है और बाहर की ओर बह करके इस तरह से जमने लगता है। यह जो पर्वत बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यह जो पर्वत बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, वोल्केनिक पर्वत के नाम से आते हैं। यह लावा का प्रवाह क्रमशः लेयर वाइज जमते जाता है और इस तरह से एक पर्वत का निर्माण करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनिक पर्वत कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। अब वोल्केनिक माउंटेन में आपने देखा कि पृथ्वी के सतह के भीतर जो लावा का प्रवाह है, लावा जो यहाँ आकर के धरातल से हमेशा हर जगह टकराती रहती है और जिस कमजोर भाग को इसने तोड़ दिया लावा ने, वहां से लावा बाहर की ओर प्रवाहित होने, और जो लावा और मैग्मा है यह जब लावा जमा होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं और इसके जमा होने से जो इस तरह के आकृति बनते हैं, लेयर वाइज जो लावा के जमा होने से जो आकृतियां बनती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो विशिष्ट आकृति लैंडफॉर्म बना, इसी को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के नाम जानते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो, अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है, वह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और जापान का फ्यूजियामा पर्वत है, वह भी जो है वोल्केनिक माउंटेन का, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो इस तरह से आपने पर्वतों के बारे में जाना। हमने पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा, हमने जो है पर्वतों के प्रकार को पढ़ा और पर्वतों के जो फायदे हैं, जो मानव जीवन पे उसका प्रभाव है, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो विषय वस्तु है उसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी किताब को पढ़ के देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप एनसीईआरटी चैप्टर्स को खुद से पढ़ेंगे, जितना मैं पढ़ा दिया हूं, तो संकल्पना के स्तर पे, कंसेप्ट के स्तर पे आप बिल्कुल जो है
क्लैरिटी के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आएगा, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। इसके अलावा मैं जैसे ही क्लास वाइज एनसीईआरटी को खत्म करते जाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस के सीरीज में बना करके आपको दिखाऊंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा भी, फिर उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, खास करके जो स्टेटमेंट बेस्ड, कथन बेस्ड होंगे, कारण पे आधारित होंगे, कथन कारण वाले जो सवाल होंगे, तथ्यात्मक कुछ सवाल होंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम पर्वत के लाभ और मानव जीवन पर प्रभाव की बात करें। अगर हम पर्वतों की बात करें तो पर्वत काफी ऊंचे होते हैं, तो इस ऊंचाई में होने की वजह से इनके इस वाले क्षेत्रों में बर्फ जमे होते हैं, बर्फ जमे होते हैं। यानी यह जो बर्फ की नदियां होती है, इसे हम लोग बर्फ की नदियां इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर बर्फ के जो चट्टान है, जो नदियां हैं, जो बड़े बड़े चट्टान हैं, ब्लॉक्स हैं आइस के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। अब आपके मन में बात उठेगी कि भाई पहाड़ों पे मिलने वाले जो ग्लेशियर्स हैं, उसका क्या फायदा, मानव जीवन पे क्या फायदा है। आपको पता होगा कि यही ग्लेशियर्स जो है पिघलते हैं, आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है, और यही पिघलने से यह जल बनता है। यह सॉलिड रूप है, इसके बाद मेल्ट होकर के यह जो है वाटर बनता है, और यही जो इस स्रोत से वाटर बन करके जो धाराएं निकलती हैं, वह नदी के रूप में, रिवर के रूप में आती हैं, और यह नदियां जो है जीवन प्रदान करती हैं। यानी आपने देखा होगा कि जितनी भी नदियां, उन्हीं के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ है, उन्हीं के किनारे जो है जीवन के सारे साधन विकसित हुए हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां होती है, जो ग्लेशियर से निकलती हैं, वो नदियां सदावाहिनी होती हैं। सदानीरा भी आप कह सकते हैं, यानी उसमें सालों भर पेरेनियल होती हैं, सालों भर जल रहता है। पेरेनियल रिवर्स इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें सतत कंटिन्यूअसली जो है ग्लेशियर्स पिघल करके इन्हें जल प्रदान करते हैं। ये सदानीरा होते हैं। और जल का, नदियों के जल का क्या असर है, कैसे जीवन और सभ्यता का विकास हुआ है, गंगा नदी उसका है उदाहरण है। दुनिया की जितनी भी नदियां हैं, वह जीवों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एक। अगर हम दूसरी बात करें, जितने भी हिल स्टेशंस हैं, यानी पर्वतीय नगर, यह टूरिज्म के साधन है, एक टूरिस्ट प्लेस है, यानी पर्यटन स्थल है। और पर्यटन स्थल में आदमी स्वास्थ्य लाभ के लिए, हेल्थ के लिए और मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जाता है। और इस मनोरंजन में बहुत तरह के स्पोर्ट्स भी है, जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह जो है, ये सारे यही होते हैं। तो आपको पता होगा कि जीवन में स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य लाभ के लिए और मनोरंजन जीवन में कितना जरूरी है, अभी आपको पता होगा। इसके अलावा जो खनिज पदार्थ होते हैं, कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां मिनरल्स मिलते हैं, बहुमूल्य खनिज मिलते हैं, और इस खनिज पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। तीसरा जो है, इनके ढालों पर फॉरेस्ट एंड जो फ्लोरा एंड फाउना है, फ्लोरा एंड फाउना, वनस्पतियां, वेजिटेशन,
और इन वनस्पतियों में जीव भी है, जीव जीवन भी पाया जाता है। अगर हम अगली बात करें, जो हवाएं आर्द्रता के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ होती हैं, वह इसके सहारे ऊपर उठती हैं, ठंडा होती हैं और इनसे टकरा करके जो है इन मैदानी क्षेत्रों में इधर लौटती हैं और आकर के वर्षा करा देती है। रेनफॉल, वर्षा जीवन में कितना आनंददायी है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो मानसूनी पवनें सीधा जो है भारत को पार कर गई होती, तो हिमालय पर्वत क्या उनके लिए एक बैरियर की तरह होता है। अगर और देखें तो हिमालय जैसे पर्वत जिस क्षेत्रों में है वहां पर दुश्मनों से रक्षा करने के लिए भी यह प्रमुख जो है बैरियर के रूप में काम करता है, अवरोधक के रूप में काम करता है। और हिमालय तो भारत के मस्तक के रूप में भी। तो इस तरह से हमने पर्वतों के फायदे को भी देखा और पर्वतों के निर्माण की प्रक्रियाओं को देखा, पर्वतों के प्रकार को देखा, स्थलाकृतियों के निर्माण होने के जो प्रक्रियाएं हैं, जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, हमने उनको देखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।